हेलो स्टूडेंट, सीआरपीसी की ये क्लास, इसमें हम लोग पहले की कुछ जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि कैसे सीआरपीसी की प्रोसीजर को हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग कहाँ से होती है, फ्रॉम द कमिटमेंट ऑफ ऑफेंस या क्रिएशन ऑफ ऑफेंस, किसी अपराध के घटित हो जाने के बाद कैसे हम प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम बढ़ाते हैं। तो आफ्टर कमिटमेंट ऑफ ऑफेंस फर्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट होती है इंफॉर्मेशन टू पुलिस। इंफॉर्मेशन टू पुलिस कैसे होगा? इंफॉर्मेशन टू पुलिस हमने बताया पहले की क्लास में, वो इंफॉर्मेशन एफआईआर या एनसीआर के रूप में होगी। एफआईआर या एनसीआर के रूप में इंफॉर्मेशन जब स्टार्ट किया जाता है तो एफआईआर और एनसीआर की प्रोसीजर मैंने पिछली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में अच्छी तरीके से आपको क्लियर कर दिया। अब मैंने पहले की क्लास में भी बताया था कि क्रिमिनल प्रोसीजर की 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज जो होती है उसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। सेकेंड स्टेज जो होती है उसको हम इंक्वायरी की स्टेज कहते हैं एंड थर्ड स्टेज जो होती है उसको हम ट्रायल की स्टेज कहते हैं। तो आपके सिलेबस में जो 5th सेमेस्टर ऑनर्स एंड 3 ईयर 5th सेमेस्टर में जो स्टेज जो आपके सिलेबस में दिया गया है उस अकॉर्डिंग, स्टेज के अकॉर्डिंग पहला जो आपका स्टेज दिया गया है उस फर्स्ट स्टेज के अकॉर्डिंग हमको ये देखना है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन से प्रोसीजर स्टार्ट होकर के और इंक्वायरी एंड कॉग्निजेंस बाय मजिस्ट्रेट, ये सारी चीज़ें आपकी होगी। और ट्रायल की प्रोसीजर से पहले यानी आफ्टर कॉग्निजेंस बाय मजिस्ट्रेट तक की प्रोसीजर आपको 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, ऑनर्स एंड 3 ईयर। आफ्टर कॉग्निजेंस बाय मजिस्ट्रेट एंड ट्रायल की प्रोसीजर, ये प्रोसीजर आपको नेक्स्ट सेम में यानी फाइनल सेमेस्टर 3 ईयर यानी 6 सेमेस्टर में और 6 सेमेस्टर ऑफ ऑनर्स में इस बाय सिलेबस ये आपको पढ़ाया जाएगा। अब हमको देखना है कि जो फर्स्ट स्टेज जो इन्वेस्टिगेशन की स्टार्ट होती है सीआरपीसी में, जो फर्स्ट जो है स्टेज जो आपकी आती है वो होती है आपका इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसीजर होती है, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर को। अब इन्वेस्टिगेशन को हमने पहले की क्लास में बताया था, इन्वेस्टिगेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, फ्रॉम द लॉजिंग ऑफ एफआईआर ऑब्लिक एनसीआर, देन प्रोसीजर स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन conducted by police officer or any person after lodging of FIR oblique NCR called a investigation. And the object of investigation का ऑब्जेक्ट क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट ओनली एंड ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस, यानी
पुलिस ऑफिसर के द्वारा साक्ष्य को इकट्ठा करने की, कलेक्ट करने की प्रोसीजर को हम इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर कहते हैं। अब क्वेश्चन कब होता है, एविडेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी भी केस के लिए? तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एविडेंस एक्ट के उसमें हम लोग चलेंगे। एविडेंस का मतलब देखिए साक्ष्य होता है, तो साक्ष्य की ज़रूरत क्यों पड़ती है प्रोसीजर में, क्रिमिनल या सिविल में? तो देखिए हमारे यहाँ जो प्रोसीजर लॉ का है जो सिस्टम है, उस सिस्टम में या हमारा जो लीगल सिस्टम है उस सिस्टम में ये बताया गया है कि हमेशा एक्यूज्ड पर्सन को हम इनोसेंट या निर्दोष मानकर चलते हैं, ये एक प्रिंसिपल है। और चाहे 1 लाख अपराधी छूट जाए, बट एक इनोसेंट पर्सन को सज़ा नहीं होनी चाहिए, किसी एक निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इफ़ एनी इनोसेंट पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट, सो फेल्योर ऑफ लॉ, वहाँ पर लॉ पराजित होगा और वो फेल माना जाएगा। इस सिद्धांत को फुलफिल करने के लिए हमको इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर के लिए सबसे पहले एविडेंस को कलेक्ट करना है। और एविडेंस जो होता है क्रिमिनल साइड में, एविडेंस की जो कलेक्ट करके और उसकी जो प्रोसीजर की बात की गई है, तो यहाँ पर किसी भी अपराधी के खिलाफ संदेह से परे, बियॉन्ड डाउटफुल 100% केस को प्रूव करना होता है अगेंस्ट एक्यूज्ड पर्सन, तभी अपराधी को सजा दिया जा सकता है। बट अगर ये सिविल केस होता है तो वहाँ पर प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट में 51 and 49 का रेशियो भी एक्सेप्टेबल होगा। अगर कोई 51% क्वेश्चन केस को साबित कर देता है तो वहाँ पर वो उस केस में जीतेगा। यहाँ पर 99% अगर आपने साबित किया, 1% भी आपने डाउट है, तो विक्टिम को न्याय नहीं मिलेगा और वो फेवर ऑफ एक्यूज्ड पर्सन जाएगा, क्योंकि अगेंस्ट एक्यूज्ड पर्सन 100% वो भी बिना किसी डाउट के, बियॉन्ड डाउट आपको प्रूव करना पड़ेगा, तभी एक्यूज्ड पर्सन को हम सजा दे सकते हैं कोर्ट में। ये हमारे कुछ प्रिंसिपल हैं। अब वो कैसे, हाउ टू प्रूव, ये केस, किसी केस को कैसे प्रूव किया जाएगा? बाय एविडेंस। अब एविडेंस, चूंकि एविडेंस एक्ट का सेक्शन 101 and 102 ये सिद्धांत प्रिंसिपल देता है कि किसी भी एक्यूज्ड पर्सन, चाहे सिविल केस का है, अगर क्रिमिनल का एक्यूज्ड पर्सन या सिविल केस में है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा ऐसे पक्षकार के ऊपर रहता है, ऐसे पार्टी के ऊपर रहता है जिसे किसी केस में रेमेडी या उपचार चाहिए। अगर किसी पर्सन को किसी केस में उपचार की आवश्यकता है, जो सीकिंग रेमेडी बाय कोर्ट, कोई भी कोर्ट से उपचार मांगता है, तो उसे 101 एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन पर होगा, साबित करने का भार उसी पर्सन पर होगा जो न्यायालय से उपचार चाहेगा। अब यहाँ पर बाई 101 सेक्शन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर में हम देखते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पक्षकार पर होता है। तो सेक्शन 101 के अकॉर्डिंग, एविडेंस के अकॉर्डिंग, हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ ऐसे पक्षकार पर होता है जो उपचार चाहता है।
तो क्रिमिनल केस में उपचार रेमेडी कौन चाहता है? तो रेमेडी यहाँ पर जो होता है प्रोसिक्यूशन साइड रेमेडी की आवश्यकता होती है। प्रोसिक्यूशन, चूंकि प्रोसिक्यूशन यहाँ केस स्टेट वर्सेस एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट होता है या प्रोसिक्यूशन वर्सेस एक्यूज पर्सन होता है, तो हमेशा प्रोसिक्यूशन साइड को ही किसी भी केस में बर्डन ऑफ प्रूफ करने का भार उसी के ऊपर होता है। तो प्रोसिक्यूशन साइड में स्टेट मशीनरी पूरा होता है, पुलिस मशीनरी पूरा होता है, या जो पीड़ित है व्यक्ति उसकी साइड में स्टेट की पूरी मशीनरी या पुलिस सिस्टम है। तो यहाँ पर किसी अपराध का स्टार्ट होने पर बर्डन ऑफ प्रूफ से अगर हम देखते हैं एविडेंस सेक्शन 101 से, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ के अकॉर्डिंग जाते हैं, तब भी बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ होता है अगेंस्ट एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में कोई केस साबित करने का भार किस पर होता है? प्रोसिक्यूशन साइड पर होता है। अगर प्रोसिक्यूशन साइड ने किसी केस को प्रूफ नहीं किया तो 102 एविडेंस एक्ट कहता है हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ जो आपका है वो चेंज होकर के, मतलब यहाँ पर सबूत का भार चेंज होकर के बर्डन ओनस का भार जो है बर्डन ऑफ ओनस का चेंज होकर के उस पर्सन पर जाएगा जो उस केस में फेलियर हो रहा है, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल में। अगर वहाँ पर प्रोसिक्यूशन साइड प्रूफ नहीं कर पा रहा है तो ऐसे पर्सन पर बर्डन ऑफ प्रूफ का भार जाएगा जो उस केस में फेलियर हो रहा है। अगर एक उस पर्सन के अगेंस्ट आपने एलिगेशन लगाया या आप उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन ला रहे हो, तो ऐसी स्थिति में एक्यूज पर्सन फेलियर नहीं होगा, उसको कोर्ट मान कर चलती है कि वो इनोसेंट है, उसने अपराध नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा कह सकते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन साइड पर है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 एंड 102 ऑफ एविडेंस एक्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ के अकॉर्डिंग अगर रूल में जाएंगे तब भी हमेशा पुलिस सिस्टम या स्टेट या प्रोसिक्यूशन साइड को ही अपने केस को प्रूव करने की लायबिलिटी होती है या भार होता है या बर्डन होता है। इसलिए ऐसे केस में फ्रॉम द लॉजिक ऑफ एफआईआर लॉज होने के बाद से सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन साइड पर है, और बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे होगा? तो वो प्रूव किया जाएगा बाय एविडेंस। अब वो एविडेंस कहाँ से आएगा? थ्रू इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर का एकमात्र ऑब्जेक्ट होता है कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस, साक्ष्य को इकट्ठा करना। अब साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए पुलिस क्या करेगी? सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर जब कंप्लीट कर लेगी तो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद में दो स्थिति उत्पन्न होगी, टू सिचुएशन। फर्स्ट सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस और दूसरा डिफिशिएंसी ऑफ एविडेंस। यानी या तो अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होगा या तो अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं होगा। अगर सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस यानी अभियुक्त के अगेंस्ट प्रॉपर्ली पूरा पर्याप्त साक्ष्य मिल जाता है कि अभियुक्त ने ही अपराध किया है, तो ऐसी सिचुएशन में जो पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट बना करके आफ्टर कमिटमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस सेंड ये रिपोर्ट टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दैट रिपोर्ट कॉल्ड पुलिस रिपोर्ट, पुलिस चालानी रिपोर्ट, चार्जशीट, इफ सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस, अगर वो अंडर सेक्शन 173(2) जो पुलिस के द्वारा रिपोर्ट भेजी जाती है उस रिपोर्ट में साक्ष्य पर्याप्त का रिपोर्ट बनती है, यानी एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट प्रॉपर्ली सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस यानी साक्ष्य पर्याप्त है, तो वो पुलिस रिपोर्ट 173(2) की चार्जशीट कहलाएगी, क्योंकि उस चार्जशीट के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आगे फर्दर प्रोसीजर अपनाई जाएगी। अगर पुलिस रिपोर्ट कैसे है? डिफिशिएंसी ऑफ एविडेंस यानी अपर्याप्त साक्ष्य की रिपोर्ट अगर पुलिस ऑफिसर दे रहा है
यानी अभियुक्त के खिलाफ कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिससे ये साबित हो रहा हो कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एविडेंस इन्वेस्टिगेशन पुलिस सेंड ए रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सब क्लास 2। पुलिस रिपोर्ट जो भेजेगी, अगर डिफिशिएंसी की एविडेंस की पुलिस रिपोर्ट होगी तो सेक्शन 169 के अंतर्गत वो डिफिशिएंसी ऑफ एविडेंस की रिपोर्ट काट लिए फाइनल रिपोर्ट के नाम से जानी जाएगी। और उस फाइनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर जो है, जो अभियुक्त के खिलाफ जो अपनी रिपोर्ट देगा, तो साक्ष्य पर्याप्त ना होने की रिपोर्ट को हम फाइनल रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। वो भी अंडर सेक्शन 173 सब क्लास 2 के अंतर्गत होगा। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एविडेंस या इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर पुलिस सेंड ए रिपोर्ट टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट कार्डी पुलिस रिपोर्ट। ये क्लासेस में हमने इसके पहले आपको बताया। अब जो पर्पज हमने इन्वेस्टिगेशन का बताया, इन्वेस्टिगेशन का पर्पज क्या हुआ और रिपोर्ट भेजना होगा। अब कैसे वो रिपोर्ट तैयार करेगा, डिफिशिएंसी ऑफ एविडेंस या सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस की, तो एविडेंस जो अगर उसके साक्ष्य का पर्याप्त है तो कैसे प्राप्त होगा, तो उसकी प्रोसीजर स्टार्ट होती है सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन से। अब इन्वेस्टिगेशन, हाउ टू इन्वेस्टिगेशन, अगर दो तरीका है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने का। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, संज्ञेय अपराध हुआ है, तो सेक्शन 156 में ये प्रोविजन दिया गया है, संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस को इंफॉर्मेशन थ्रू FIR प्राप्त होने पर वो तुरंत विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर स्टार्ट कर देगा। अगर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट स्टार्ट कर देता है तो इन्वेस्टिगेशन का पर्पज आपको पता है, कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस। क्यों ऐसा, अगर वो मजिस्ट्रेट से परमिशन के लिए जाएगा और इंफॉर्मेशन के बाद, तो एक्यूज पर्सन का सबसे पहला काम होगा कि वो डिस्ट्रॉय ऑफ एविडेंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, जो भी आपका ऑफेंस से रिलेटेड है, उसका सबसे पहले एकमात्र उद्देश्य होता है कि साक्ष्य को नष्ट करना। अगर वो नष्ट करेगा तो फिर उसके खिलाफ कोई प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए पुलिस ऑफिसर को अंडर सेक्शन 156 CRPC के अंतर्गत ये पावर दिया गया है कि इफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध हुआ है जिनकी FIR से स्टार्ट किया गया है, तो पुलिस कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है इफ ऑफेंस related to cognizable offense and the information obtained by through FIR। अगर अपराध नॉन कॉग्निजेबल है यानी असंज्ञेय अपराध है, तो उसके संबंध में सूचना प्राप्त होने पर पुलिस को पावर इन्वेस्टिगेशन की तो है, बट विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट उसको पावर नहीं दी गई। यानी मजिस्ट्रेट 155 सब क्लास 2 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट जब उसे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा तभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर स्टार्ट कर सकेगी अंडर सेक्शन 155 सब क्लास 2 CRPC। यानी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर के संबंध में ऑफेंस के बाय ऑफेंस के अकॉर्डिंग दो पावर दी गई है। अगर संज्ञेय अपराध है जिसमें FIR की सूचना आई है तो बिना परमिशन से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा, और अगर असंज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में सूचना थ्रू NCR आया है, तो पुलिस कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। तो इन्वेस्टिगेशन, मान लीजिए ऑफेंस जो है संज्ञेय है या कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में सूचना है, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। सपोज दैट मर्डर का केस है, तो मर्डर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसकी सूचना होने पर पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। अगर अननोन पर्सन या बाय नेम पर्सन अगर रिपोर्ट है तो सबसे पहले पुलिस का
इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट प्रोसीजर जो होगी उसमें अरेस्ट किया जाएगा एक उस पर्सन, और उसके अगेंस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन साक्ष्य इकट्ठा करने की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर अननोन पर्सन के द्वारा अभी जो रिपोर्ट लिखवाई गई है कि किसी ऐसे अननोन पर्सन के द्वारा कोई अपराध किया गया है, तो पुलिस अरेस्ट करने से पहले कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर स्टार्ट करेगी। उसके लिए सबसे पहले पुलिस ऑफिसर को कैसे, तो मामले से जो फैक्ट्स से संबंधित जो भी तथ्यों से परिचित हैं उन व्यक्तियों से सबसे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के लिए सबसे पहले 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है पुलिस ऑफिसर। अब 161 का स्टेटमेंट जो है बिफोर पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर के समक्ष या बिफोर पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड किया जाता है अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC कॉल्ड ये स्टेटमेंट ऑफ 161 बिफोर पुलिस ऑफिसर, यानी पुलिस ऑफिसर के समक्ष जो 161 का बयान रिकॉर्ड होगा। तो ऐसे रिकॉर्ड करने से पूर्व 160 प्रोवाइड दैट उसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन से संबंध में अगर उसको लगता है कि कोई स्टेटमेंट उसको देना है तो पुलिस ऑफिसर उसे पुलिस का सहयोग करने के लिए इन रिटन ऑर्डर करेगा और उसे अपने पुलिस स्टेशन पर या उसे पूछताछ करने के लिए 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए अपने पास आने के लिए रिटन में ऑर्डर देगा और लिखित आज्ञा प्राप्त करने के बाद में संबंधित फैक्ट्स से रिलेटेड जो भी आइडेंटिफाइड पर्सन हैं उनको 161 के बयान के लिए पुलिस अपने पास बुलाएगी। बट 2013 अमेंडमेंट के द्वारा जिसमें ये प्रावधान जोड़ दिया गया है 160 की प्रोविजन के अंतर्गत ये प्रावधान जोड़ दिया गया है कि अगर कोई ऑफेंस जिसके अगेंस्ट 161 का स्टेटमेंट जिसका रिकॉर्ड करना है वो अगर 15 साल से कम आयु का कोई व्यक्ति है या 65 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति है या कोई महिला है या कोई लेडीज पर्सन है या कोई ऐसा डिसेबल पर्सन है या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पर्सन है या इनकैपेबल पर्सन है, तो उन लोगों को का अगर स्टेटमेंट लिखवाना है तो पुलिस ऑफिसर लिखित में ऑर्डर दे करके स्टेटमेंट को वो पुलिस ऑफिसर अपने पुलिस स्टेशन पर या अपनी जगह पर उसे बुलाने के लिए लायबल नहीं है और वो पुलिस ऑफिसर उसके स्थान पर जाकर के स्वयं 161 का बयान लिखेगा। यानी वो अदर देन पुलिस स्टेशन यानी उसका कन्वेंस पुलिस को कन्वेंस करने के लिए वो पुलिस स्टेशन पर उनको नहीं बुलाया जा सकता है। ऐसे लोगों का उनके द्वारा या उनके स्थान पर जाकर के ही 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। ये 2013 अमेंडमेंट के द्वारा यानी कोई 15 साल से कम आयु का बच्चा है या कोई स्त्री है या 65 वर्ष से अधिक आयु का कोई बुजुर्ग है या ओल्ड पर्सन है तो उनको या कोई ऐसा अनसाउंडनेस माइंड है या कोई ऐसा जो है व्यक्ति है डिसेबल पर्सन है जो पुलिस स्टेशन पर जाने में इनकैपेबल है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने निवास स्थान पर ही उसका स्टेटमेंट होगा, पुलिस स्टेशन पर नहीं जाएगा। और बाकी लोगों को पुलिस स्टेशन पर जाने के लिए 161 का बयान रिकॉर्ड करने के लिए उसे लिखित में ऑर्डर देगा और अगर उसके निवास स्थान से भिन्न स्थान पर अगर उसका रिकॉर्ड किया जाता है जिसके लिए लिखित में ऑर्डर दिया है तो पुलिस ऑफिसर उसके निवास स्थान से पुलिस स्टेशन भिन्न स्थान पर जाने का उसका जो खर्चा है उसे प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा प्रावधान 160 में दिया गया है। यानी कोई पुलिस अधिकारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले उसे अपने स्थान पर बुलाएगा और वहाँ पर जाने के बाद में ही उसका स्टेटमेंट होगा। तो अगर वो निवास स्थान से भिन्न स्थान पर जाता है तो उसका जो जाने का खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू पुलिस ऑफिसर प्रोवाइड कराया जाएगा।
ये 161 के स्टेटमेंट के बिफोर की प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 161 का स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा और रिकॉर्ड करने के बाद उस पर सिग्नेचर होगा कि नहीं होगा और उसकी रिलेवेंसी क्या होगी, एविडेंशियल वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में 161 का स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड प्रोविजन को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। दैट्स ऑल।